मैं अरुणेश आर्य आपका स्वागत करता हूं इस मंच पर, जिसे हम बोल सकते हैं करियर पाथ स्टडी। हिंदी सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ था। हिंदी सीरीज़ का लास्ट टॉपिक हमने किया था वर्ण विचार, और वर्ण विचार टॉपिक करने के बाद में 2 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं, और आज 3rd और लास्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं इस टॉपिक का, जिसे हम बोल सकते हैं वर्ण विचार। आशा है अब तक आपने इसको काफ़ी पसंद किया होगा। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स जो आए हैं उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर जो आपने इन प्रैक्टिस सेट्स को किया, अभ्यास पत्र को किया, तो आप चुटकियों में इन प्रश्नों को हल कर दोगे। शायद ही इस टॉपिक से कोई प्रश्न होगा जो आप ना कर पाओ, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है प्रैक्टिस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 3rd प्रैक्टिस सेट को, तीसरे अभ्यास पत्र को। और तीसरा अभ्यास पत्र आपके सामने है। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो स्वर जो हमने किया था, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, हमने 2 पार्ट्स में बटे हुए किया था, और दीर्घ स्वरों को भी आगे 2 पार्ट्स में बटा हुआ देखा था। एक तो दीर्घ स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर समान स्वरों के मेल से बने हुए हैं, ये हमने किया था, समान स्वरों के मेल से। और संयुक्त स्वर असमान स्वरों के मेल से जिनका निर्माण हुआ है, इस वजह से उसको हम बोल रहे हैं संयुक्त स्वर। तो ओ का निर्माण अ और उ से हुआ है, ह्रस्व उ या दीर्घ उ से, और ऐ का निर्माण जो है अ और ए से मिलकर हुआ है। ए का निर्माण अ और ई से मिलकर हुआ है, और उ का निर्माण समान स्वर से मिलकर हुआ है। इस वजह से आंसर होगा यहाँ पर संयुक्त स्वर नहीं है इनमें से, दीर्घ उ वाला इसमें आंसर हो जाएगा। इससे आगे हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ कौन से हैं? तो अंतस्थ ऑलरेडी आप कर चुके हो, बुद्धिजीवी हो, कई बार कर चुके हो, डेफिनेटली आप इसको टिक करोगे। य र ल व आंसर हो जाएगा अंतस्थ, क्योंकि कंठ से ध्वनि निकल रही है क वर्ग की, क ख ग घ ड, और उससे भी नीचे आप इनको बोलोगे य र ल व, तो ठीक कंठ से नीचे इसकी ध्वनि आ रही है। इस वजह से अंतस्थ के अंतर्गत हम करेंगे डेफिनेटली य र ल व। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन आपने किया है श स स ह, ये चारों ऊष्म है, और या फिर इसे हम बोलते हैं ऊष्म संघर्षी के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इन चारों वर्णों का जब उच्चारण किया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मुख से ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार का संघर्ष करके इनको थोड़ा बाहर निकलना होता है उच्चारण के दृष्टि से, तो फिर इसे उसी आधार पर कहा गया है ऊष्म संघर्षी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी है? तो हम कर चुके हैं कि कुल वर्ण लिपियों में 11 स्वर है, 33 व्यंजन है, 2 अयोगवाह हैं, 2 द्वितीय व्यंजन है, या जिसे हम अन्य व्यंजन बोलते हैं या उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं, और 4 संयुक्त व्यंजन हमने किया है। तो टोटल मिलाकर जो है 52 जो हैं वो वर्ण लिपियां हैं हिंदी भाषा में। मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर कहा जाता है अ को, क्योंकि जीभ की आकृति के आधार पर, जीवा के आधार पर जो उच्चारण किया जाता है 11 के 11 स्वरों का, उसे हमने 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है। और वो 3 पार्ट कौन से हैं? वो 3 पार्ट हैं अग्रभाग स्वर, पश्चभाग स्वर और मध्य भाग स्वर। इन 3 पार्ट्स में बांटा गया है जीभ की आकृति के आधार पर स्वरों को, और इन तीनों में से अग्रभाग जो है उसमें आगे का जो हिस्सा है जीभ का, उसका महत्वपूर्ण भागीदारी होती है उच्चारण में। पश्च भाग में पीछे जीभ का हिस्सा, और मध्य भाग में मध्य की जीभ का हम अ
का उच्चारण करें तो जीभ एकदम मध्य में स्थिर हो जाती है, इस वजह से इसमें आंसर होगा अ। और अ स्वर एकमात्र स्वर है जो मध्य भाग के अंतर्गत आता है, और मध्य भाग स्वर अ के अंतर्गत जो आता है उसके बाद में कोई भी स्वर मध्य भाग स्वर के अंतर्गत नहीं आता। इससे आगे निम्न में कंठ वर्ण है, तो कंठ वर्ण क वर्ग जो है कंठ वर्ण के अंतर्गत हमने किया हुआ है, और इसके अलावा अ, ह, ऋषि वाला री और विसर्ग जो है ये सभी के सभी जो है कंठ के अंतर्गत आते हैं। तो इन विकल्पों के आधार पर आपको करना पड़ेगा। अ, ह और विसर्ग कंठ वर्ण से संबंधित वर्ण है, क्योंकि उच्चारण की दृष्टि से अ, ह, विसर्ग और क वर्ग जो है ये सभी के सभी कंठ वर्ण है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा स्पर्श संघर्षी है, ना कि प्रश्न पूछा है ऊष्म संघर्षी है। तो स्पर्श संघर्षी च, छ, ज, झ ये चारों जो है वो स्पर्श संघर्षी है, इसी वजह से उत्तर होगा ज, क्योंकि ऊष्म संघर्षी के अंतर्गत श, श, स, ह वो चारों ऊष्म संघर्षी है और इनको हम रखते हैं स्पर्श संघर्षी में। इससे आगे है ऐ के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तो ए और ऐ ये दोनों हमने किया है, कंठ तालव्य से संबंधित है। कंठ और तालु का भाग जो है इसके उच्चारण में भागीदारी करता है, इस वजह से हम इसे बोल सकते हैं कंठ तालव्य। अगला प्रश्न आपके सामने है श का उच्चारण स्थान। तो श का उच्चारण स्थान आपको पता ही है ई और ई, इसके अलावा च वर्ग और इसके अलावा य और इसके अलावा श, ये सभी के सभी जो है तालु से संबंधित है, इस वजह से आंसर हो जाएगा तालु, क्योंकि ई, च वर्ग, य और श ये सभी के सभी इनका उच्चारण स्थान तालु है, इस वजह से आंसर हो जाएगा तालु, या जिसे हम बोल सकते हैं तालव्य। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो महाप्राण आपको पता ही है पांचों वर्गों में दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण ध्वनि होता है, और अल्प प्राण हमने किया है पहला, तीसरा, पांचवा, यानी प्राणवायु जिसमें मुख से उच्चारण करते हुए कम निकलती है तो अल्प प्राण, और प्राणवायु ज्यादा निकलती है, सांस से ध्वनि जो है ज्यादा निकलती है तो वो है महाप्राण। तो इनमें आपको देखना है महाप्राण नहीं है, क्वेश्चन पूछा है तो नहीं जब भी हो तो उसको सर्कल कर लो, जिससे कि आपको पता लग जाए कि नहीं पूछा हुआ है। तो होना चाहिए अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा, तो ये आपको पता है ये चौथा है, ये चौथा है, और च, छ, ज ये तीसरा है और ख दूसरा है। तो महाप्राण नहीं है तो अल्प प्राण होना चाहिए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ज, क्योंकि च, छ और ज तीसरा है च वर्ग में, इस वजह से आंसर हो जाएगा ज, महाप्राण ध्वनि नहीं है। अगला प्रश्न है भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च संवृत स्वर, पश्च विवृत स्वर, अग्र विवृत स्वर, अग्र संवृत स्वर। देखा जाए तो इन चारों ऑप्शंस में मुखाकृति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है और जीभ की आकृति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया है, दोनों को एक ही पार्ट्स में बांट दिया गया है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पर संवृत, विवृत, विवृत और संवृत इन शब्दों को आप यहाँ पर भूल जाइए, आप सिर्फ पश्च और अग्र की तरफ जो है ध्यान रखिए। इसके अकॉर्डिंग जो है पश्च स्वर के अंतर्गत आ, और इसके अलावा दोनों ऊ और दोनों ओ जो है वो पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। जीभ की आकृति के आधार पर पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। मध्य स्वर, मध्य के अंतर्गत हमने अ किया हुआ है, और आपका अग्र स्वर के अंतर्गत ई
ए और ऐ, ये जो है मध्य स्वर के अंतर्गत, मध्य स्वर के अंतर्गत, ये अग्र स्वर के अंतर्गत और ये पश्च के अंतर्गत। इस वजह से ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो फिर हमें करना पड़ेगा पश्च स्वर, पश्च संवृत स्वर, पश्च संवृत स्वर आंसर हो जाएगा पश्च संवृत स्वर। इससे आगे है अघोष वर्ण कौन सी है, क्योंकि ऊ जो है मुखाकृति के आधार पर संवृत है और जीभ के आकार के आधार पर पश्च है, इस आधार पर हो जाएगा पश्च संवृत स्वर। अघोष वर्ण कौन सा है, अगला प्रश्न। तो अघोष आपको पता ही है, पहला और दूसरा जो है, पांचों वर्गों में पहला और दूसरा जो है अघोष वर्ण है, और बाकी जो है तीसरा, चौथा और पांचवा वो सघोष यानी सिर्फ घोष भी हम इसे बोल सकते हैं। तो इनमें से आपका आंसर क्या होना चाहिए, च, छ, ज, तो ये तीसरा है इसमें। और अघोष वर्ण में आपको इसके अलावा भी ध्यान रखना होगा कि श, श, स, यानी श, श और स, ये तीनों भी अघोष के अंतर्गत रखे जाते हैं, क्योंकि एकमात्र जो ह है वो सघोष में रखा जाता है। इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना पड़ेगा स, क्योंकि अघोष वर्ण के अंतर्गत जो है पांचों वर्गों में पहला और दूसरा जो वर्ण है वो रखा जाता है, लेकिन उनके साथ साथ श, श और स, ये तीनों जो है ऊष्म संघर्षी वाले ये भी रखे जाते हैं, और एकमात्र जो ह ऊष्म संघर्षी है उसे सघोष में रखा जाता है। व का उच्चारण स्थान है, तो व आपको पता ही है एकमात्र वर्ण है जिसे दंतोष्ठ में रखा जाता है। व एकमात्र वर्ण है जिसे दंतोष्ठ में रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, पहले भी ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे चुटकी में उड़ा दोगे आप इसे। 33 हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, क के बाद आता है, क्योंकि क और श के मेल से बना है क्ष। तो जब भी डिक्शनरी में हम वर्ड देखेंगे तो क के बाद ख नहीं आएगा, क के बाद में पहले क्ष आएगा, उसके बाद में ख वाले वर्ण आएंगे डिक्शनरी में, ये आपको ध्यान रखना होगा। यानी जो भी संयुक्त व्यंजन जिस व्यंजन मूल से बना है उसी के पश्चात वो डिक्शनरी में प्रयुक्त होगा। कौन सा, ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो ऊष्म व्यंजन आपको पता ही है कि श, श, स, ह, ये चारों ऊष्म व्यंजन है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उत्तर करना पड़ेगा ग ऊष्म व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन ज बनता है, तो आंसर हो जाएगा ज और न्य से मिलकर बना है संयुक्त व्यंजन ज, और डिक्शनरी में ज के बाद में ज वाले वर्ड ही आएंगे। इससे आगे है व व्यंजन है, तो व व्यंजन य, र, ल, व अंतस्थ है, ये चारों य, र, ल, व, इस वजह से यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका अंतस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन स्वर नहीं है, तो आपको पता ही है त्र जो है वो स्वर नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है त्र, इस वजह से आंसर हो जाएगा त्र। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन फ नहीं है, क्योंकि क्ष, त्र और ज ये संयुक्त व्यंजन है, इस वजह से आंसर हो जाएगा फ। अगले प्रश्न को देख लीजिए, किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है, तो तालु उच्चारण स्थान उच्चारण के आधार पर ए और ऐ जो है इनको कंठ तालव्य के अंतर्गत रखा जाता है, और इसने केवल तालु पूछा है, और तालु से संबंधित जो है वो आपको करना होगा च वर्ग। च वर्ग किया था हमने, ई, च वर्ग,
श, य, ये सभी हमने तालु के अंतर्गत किया था, इस वजह से आंसर हो जाएगा च वर्ग के अंतर्गत छ, क्योंकि च, छ, ज, झ, च वर्ग पूरा पूरा तालु से संबंधित है। इनमें से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो आंसर हो जाएगा ह, क्योंकि ऊष्म संघर्षी के अंतर्गत श, श, स, ह ये चारों रखते हैं, और चारों भी ऑप्शन में है, तो आपको ह को ही करना पड़ेगा, संघर्षी या ऊष्म संघर्षी, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी में उच्चारण के आधार पर प्रभाव पड़ता है संघर्षी के रूप में। इससे आगे है अगला प्रश्न, इनमें से कौन ट वर्ग में नहीं आता? तो ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ और अण, ये ट वर्ग के अंतर्गत पांचों वर्ण है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा ध, क्योंकि ये ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता। इससे आगे निम्न में महाप्राण व्यंजन है, तो महाप्राण व्यंजन आपको पता ही है, दूसरा और चौथा होता है पांचों वर्गों में, ये हो जाएगा महाप्राण व्यंजन है, सॉरी, तो ये चौथा है, और ये अंतस्थ वाला है, और ये च, छ, ज तीसरा है, और ये पहला है प वर्ग में प, फ, ब, भ, तो इस वजह से आंसर हो जाएगा घ, क्योंकि ये फोर्थ है, और चौथा जो है महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। इससे आगे है, इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो संयुक्त स्वर आपने किया था, जो असमान स्वरों से मिलकर बना है, तो वो संयुक्त स्वर है, क्योंकि यहाँ पर ऋषि वाला री है, ये ह्रस्व है, और यहाँ पर आ है, ये सिर्फ दीर्घ स्वर है, यहाँ पर ह्रस्व स्वर है, ये संयुक्त स्वर है, ये संयुक्त स्वर है। इस वजह से इस ऑप्शन में, इस विकल्प में चारों जो वर्ण है, स्वर है, ये संयुक्त स्वर है, जो असमान स्वरों से बने हैं। इससे आगे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण के नाम से जाना जाता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। इससे आगे है अगला प्रश्न, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो ट वर्ग मूर्धन्य ध्वनि है, उच्चारण के आधार पर मूर्धन्य है, यानी जीभ ऊपर की तरफ उठती है, फिर एकदम से नीचे की तरफ मुड़ जाती है, ट, ठ, ड, ढ, इस वजह से इसे हम बोलेंगे मूर्धन्य। तो ट वर्ग जो है मूर्धन्य है। इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर जो है इनमें से हो जाएगा आ, ये दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है, ये ह्रस्व स्वर है, ये, और ये भी संयुक्त स्वर है, इस वजह से हो जाएगा ये दीर्घ स्वर। च, छ, ज, झ, न का उच्चारण होता है तालु से, क्योंकि च वर्ग हमने किया है तालु से, श, य, ई, और च वर्ग ये हमने किया है तालु से। उच्चारण की दृष्टि से ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, शब्द की सबसे छोटी इकाई है, तो शब्द की सबसे छोटी इकाई, चुटकी वाला क्वेश्चन है, वर्ण है। सबसे छोटी इकाई ध्वनि यानी वर्ण। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहते हैं? उसे हम व्यंजन बोलते हैं, जो स्वरों के सहयोग से बोले जाते हैं। साधारण क्वेश्चन है, इनमें से कौन से शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है? तो री की मात्रा का प्रयोग हुआ है वृष्टि में, वृष्टि में, क्योंकि इसका हम वर्ण विच्छेद करें तो वह ऋषि वाला री, श, इसके बाद में ट, और ट के साथ में छोटी की मात्रा, इस वजह से ऋषि वाले री का प्रयोग हुआ है वृष्टि में, क्योंकि क्रिया जो है इसमें क, र के साथ में छोटी की मात्रा, य, और य के साथ में आ की मात्रा। रिपु में र, ई की मात्रा छोटी, प के साथ में छोटे ऊ की मात्रा, वर्षा, व, अस्वर जुड़ा हुआ इसके साथ में, वर्षा है, तो उसके बाद में र पहले आएगा, और श और आ स्वर, तो इस वजह से ऋषि वाले री
केवल वृष्टि में इसका प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देख लीजिए, व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हलंत का प्रयोग किया जाता है। जब भी व्यंजन को ऐसा दर्शाना हो कि इसके साथ में स्वर नहीं जुड़ा हुआ, तो वर्णमाला में हम क से लेकर ह तक लिखते हैं, तो उन सभी के साथ में आपको हलंत लगाना पड़ेगा, क्योंकि वर्णमाला में व्यंजन, प्योर व्यंजन दिखाने के लिए, शुद्ध व्यंजन दिखाने के लिए इसके साथ स्वर नहीं जुड़ा हुआ, तो हमें हलंत लगाना होता है। भाषा की मूल इकाई है, भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण कहलाती है। बहुत साधारण प्रश्न है। श का उच्चारण स्थान तालु है, क्योंकि ई च वर्ग य श आप कर चुके हो, तालु है यानी ताल्य है। वर्णों के कितने भेद है? तो वर्णों के 2 भेद है। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्ण के समुदाय को हम बोलेंगे, वर्णों की कम्युनिटी को क्या बोलेंगे, समुदाय को क्या बोलेंगे? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और वर्णों का जो समूह है, व्यवस्थित समूह यानी समुदाय, उसे हम बोलेंगे वर्णमाला। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है? तो अघोष वर्ण पहला और दूसरा जो है वो अघोष वर्ण है। तो क पहला है, ग तीसरा है, घ चौथा है और च छ ज ये तीसरा है। तो अघोष के अंतर्गत पहला और दूसरा रखा जाता है, इस वजह से क वर्ण जो है वो हो जाएगा अघोष। अगला प्रश्न है, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो र व्यंजन नहीं है। क्रम में र है, मात्र में त और र से मिलकर मात्रा बना हुआ है, मूर्धा में र है, और मातृभूमि में यहाँ पर र की जगह ऋषि वाला री यूज हुआ है, इस वजह से आंसर हो जाएगा र व्यंजन नहीं है मातृभूमि में। अगला प्रश्न निम्न में तालव्य ध्वनि है। तो तालव्य ध्वनि जो है वो हमने किया है ई च वर्ग य और श, इस वजह से आंसर हो जाएगा श तालव्य ध्वनि है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? यानी स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन के साथ मिलता है तब वो क्या कहलाता है? यानी एक व्यंजन स्वर रहित है, दूसरा व्यंजन स्वर सहित है, तो वो क्या कहलाएगा? संयुक्त व्यंजन कहलाएगा, संयुक्त अक्षर कहलाएगा। कैसे? यहाँ पर मैंने लिख दिया क्ष, और ये किससे बना है? क जो स्वर रहित है और श जो स्वर सहित है। क्योंकि इसके नीचे हलंत नहीं लगा रहे, हलंत नहीं लगा रहे, तो इसका मतलब इसके साथ में अस्वर जुड़ा हुआ है। या हम त्र को ले तो त और र से मिलकर बना है, र के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर अस्वर जुड़ा हुआ है। इसलिए स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब कहलाता है वो संयुक्ताक्षर यानी संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यंजन नासिका के द्वारा उच्चारित होता है? तो नासिका जहां पर आएगा वहां पर पंचमाक्षर जरूर मौजूद होगा, या जिसे हम बोलते हैं पंचम वर्ण, यानी पांचों वर्गों में जो पंचमाक्षर है, पंचम वर्ण है, तो वो कहलाएंगे सभी के सभी नासिक्य या नासिका द्वारा उच्चारित होने वाले व्यंजन। इसलिए आंसर हो जाएगा अण। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत साधारण प्रश्न है। संयुक्त व्यंजन आपको पता ही है, क्ष, ज, त्र और श्र 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहा जाता है? यानी जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है तो उसे कहा जाता है दंतव्य। जीभ लगने से होता है तो उसे हम बोलते हैं दंतव्य, क्योंकि त वर्ग जो है वो दंतव्य से संबंधित है, और त वर्ग के अलावा जो है ल और स जो है ये भी दंतव्य से संबंधित है। दांतों पर जीभ लगेगी, त, थ, द, ध, तो दंतव्य कहलाएंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन
यह आंसर हो जाएगा, क्योंकि श, श, स और ह ये सभी के सभी जो है ऊष्म व्यंजन है। अगला प्रश्न, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो श ध्वनि का उच्चारण स्थान अभी हमने किया था तालु है, क्योंकि ई, च वर्ग और य और श के सभी उच्चारण स्थान इनका तालु है। इससे आगे है ड का उच्चारण स्थान। तो क वर्ग में पंचमा अक्षर है ड, और पंचमा अक्षर हमने किया है नासिक्य से संबंधित है। पंचमाक्षर जो हमने किया था या हमने किया था पंचम वर्ग, तो ये कहलाएंगे नासिक्य। अगला प्रश्न है ड का उच्चारण स्थान होता है, तो ड का उच्चारण स्थान नासिक्य है। ड का उच्चारण स्थान नासिक्य है, यानी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी ये क्वेश्चन था, 148 क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो ट वर्ग में जितने भी व्यंजन है वो सभी के सभी मूर्धन्य या मूर्धा कहलाते हैं, यानी जीभ ऊपर की तरफ उठकर नीचे की तरफ मुड़ती है। तो ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण ये सभी के सभी जो है मूर्धन्य है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अर्ध स्वर किसे बोलते हैं हम? तो ये दोनों हमने किया था, अर्ध स्वर य और व, यानी ऐसे व्यंजन जो कभी कभार जो है स्वरों के तौर पर प्रयुक्त हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अर्ध स्वर। जैसे मैं यहां पर लिख दूं गए और या फिर गए, गाएं, गाए या गावें। इसलिए जब ये व्यंजन कई बार स्वरों के तौर पर भी प्रयुक्त होते, तो इस वजह से इसे हम बोलते हैं अर्ध स्वर। अगला प्रश्न है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ जो है क वर्ग से संबंधित है, क, ख, ग, घ, ढ। इस वजह से इसका उच्चारण स्थान आपको पता ही है, कंठ से है, क, ख, ग, घ। तो घ का उच्चारण स्थान कंठ। अगला प्रश्न है आपके सामने, लास्ट ये प्रश्न है, तो इसमें क्ष वर्ण किसके योग से बना है? तो इसमें से आपको पता ही है, क्ष वर्ग वर्ण जो है क और श के सहयोग से बना है। इससे आगे है सॉरी श, श, स डैश के अंतर्गत आते हैं। तो श, श, स ये ऊष्म के अंतर्गत आते हैं, ऊष्म संघर्षी के नाम से जाने जाते हैं। श, श, स, ह ये चारों ऊष्म या ऊष्म संघर्षी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो अघोष भी कहा गया है, क्योंकि अघोष के अंतर्गत पहला और दूसरा जो वर्ण आता है पांचों वर्गों में वो आता है, और अल्प प्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा और पांचवा आता है। यानी हमें इनमें से देखना है कि पहला वर्ण कौन सा है। तो इनमें से आंसर हो जाएगा क और त। क वर्ग में क पहला है, अघोष है और अल्प प्राण भी है, और त वर्ग में पहला है, अघोष भी है और अल्प प्राण भी है, क्योंकि ट, ठ ये दूसरा है, च, छ, ज, झ ये चौथा है और ये तीसरा है। इस वजह से आंसर हो जाएगा आपका क और च। आशा है पूरी समझ, पूरी क्लैरिटी जो आपके अंदर आ चुकी होगी। स्वर, व्यंजन यानी वर्ण विचार से संबंधित पूरा टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाता है, तीनों प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कवर हो जाते हैं, और इन प्रश्नों को आप चुटकियों में उड़ा सकते हो, इनको 2-3 बार अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद में। और यहाँ एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूँ, मान लीजिए इस प्रश्न में आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई तो आपने इसको सर्कल कर दिया, या इसमें आपको प्रॉब्लम आई तो आपने इसमें सर्कल कर दिया, पीछे किसी क्वेश्चन में भी आपको इसमें मान लो प्रॉब्लम आई तो इसमें आपने सर्कल कर दिया। यानी प्रैक्टिस सेट में जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई तो 154 क्वेश्चंस में से मान लो आपको सिर्फ 20 प्रश्नों में 20 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई तो उसको आपने सर्कल कर दिया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कल को जब भी आप इसको रिवाइज करोगे, चाहे 15 दिन बाद करो, चाहे 20 दिन बाद करो, चाहे 1 मंथ के बाद करो, एग्जाम के आसपास करो, तो आपको सभी प्रश्न करने की जरूरत नहीं है,
केवल जो सर्कल्ड प्रश्न होंगे, जो सर्कल किए हुए प्रश्न होंगे, केवल उन्हीं की प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है, क्योंकि आपको इनमें प्रैक्टिस करते हुए सिर्फ इन ही प्रश्नों में प्रॉब्लम आई थी। तो हमेशा आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट है उनको शॉर्ट करते हुए चले जाना है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो जीके है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है। अगर आपने जितने भी प्रैक्टिस सेट किए उनको सर्कल किया है तो केवल सर्कल किए हुए क्वेश्चन ही करने हैं। तो कल को जब आप रिवाइज करोगे तो केवल 20%, 25% ही आपको रिवाइज करना होगा, बाकी प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आपको आते ही हैं। तो एग्जाम के टाइम में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जुड़े रहिए करियर पाथ के साथ में, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। इससे आगे मैं विदा लेता हूं आपसे। धन्यवाद।